एंड वेलकम टू आई साइंस। सो आज हम लोग जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा नया चैप्टर का वीडियो आ रहा है, जिस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं। हमारे 12th का जो फिजिक्स सिलेबस है उसका ये चैप्टर नंबर 9 है। तो चैप्टर नंबर 9 में आपके सामने लेके आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले वाला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिक डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद स्टैटिक चार्जेस, मतलब उन चार्जेस के बारे में बात करता है जो चार्जेस मूव नहीं हो रहे हैं। तो ये पूरा चैप्टर जो लास्ट हम लोग ने चैप्टर किया है लास्ट वीडियोस में, उसमें पूरा का पूरा चार्जेस स्टेशनरी था। उसकी वजह से क्या क्या यूज, एप्लीकेशन, फोर्सेस, बहुत सारा चीज हमने पढ़ा है। अब इस चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं चार्जेस जब मोशन में होगा। अगर चार्जेस मूविंग चार्जेस है, करंट मतलब समथिंग विच इज मूविंग। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जब मूव हो रहा है उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, आपने स्कूल में पढ़ा है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, और यहाँ पे हम लोग वो चीज कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने जो स्कूल में पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि कंडक्टर्स बहुत अच्छे मीडियम होते हैं फॉर चार्जेस टू फ्लो। फिर इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव करता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद करिए, है ना। फिर करंट डेंसिटी वर्ड था, आपने कलर कोड्स पढ़ा था रेजिस्टेंसेस का, आपने ईएमएफ के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, वर्क डन, जो बैटरी या सेल होता है जो वर्क डन करता है चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने के लिए, उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। फिर रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, बहुत सारे आपने टर्म्स किए हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि अगर किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर 2-4 रेजिस्टेंसेज हो तो उनको सिंप्लीफाई, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको आपने सीखा है अपने प्रीवियस स्कूल सेक्शंस में, लोअर सेक्शंस में, कि कैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इस फॉर्मूला से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, है कि नहीं, याद है आप लोग को। जैसे अगर सपोज R1, R2, R3 ऐसा 3 रेजिस्टेंसेस है और अगर सीरीज में है तो सीरीज बेसिकली कैसा दिखता है, सीरीज ऐसा दिखता है। ये 3 आपके रेजिस्टेंस है, 1, 2 और 3। ये अगर सपोज आपका R1, R2, R3 है। अब इसको आपका इक्विवेलेंट, मतलब तीनों को कंबाइन करके मुझे एक में कन्वर्ट करना है, तो इसका फॉर्मूला याद है ना, इसका सीरीज का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा जितना भी रेजिस्टेंसेस हो जाए उसका आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और जहां तक पैरेलल की बात है, अगर सपोज आपको पैरेलल दिया है, पैरेलल और सीरीज में आपको, आई होप आपको समझ में आता है फर्क क्या है। R1, R2, R3। सीरीज मतलब सेम करंट विल फ्लो थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस। पैरेलल मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस। ये बेसिक फर्क है। इसमें फॉर्मूला क्या है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। मतलब 3 लिया है, ज्यादा कम कैसा भी हो सकता है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है अपने लोअर क्लासेस में, है कि नहीं। लेकिन अच्छा, इसका बेनिफिट क्या था कि आप रेजिस्टेंस निकाल सकते थे, बाद में आप करंट भी पता कर सकते थे, भाई करंट कितना फ्लो रहा है इस रेजिस्टेंस से या उस, मतलब अलग अलग जहां भी जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट यही रहता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो ये सब कंबाइन करके फिर हम लोग करंट निकालते थे, बड़ा ही सिंपल हम लोग को सब वैल्यूज मिल जाते थे। लेकिन कभी कभी हमारे इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि सिर्फ ये नॉलेज इनफ नहीं है, ये नॉलेज इनफ नहीं है। कभी कभी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ती है। वो एक्स्ट्रा नॉलेज हमको किसने दिया, वो एक्स्ट्रा नॉलेज हमको किरचॉफ ने दिया। यस, रॉबर्ट किरचॉफ। तो रॉबर्ट किरचॉफ ने अपने 2 लॉज दिए हैं फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं जंक्शन लॉ या करंट लॉ, सेकेंड लॉ को बोलते हैं वोल्टेज लॉ। ये दोनों लॉ सीखने के बाद इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितना भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो, हम उसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम आसानी से करंट पता कर सकते हैं, कहीं कौन से रेजिस्टेंस है, कौन से पार्ट ऑफ सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये पता कर सकते हैं। कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये बेनिफिट है किरचॉफ्स
लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। तो आज हमारा यही टॉपिक है, किरचॉफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा यूजफुल है। यहाँ तो आप सीखेंगे इस चैप्टर में, तो इसका यूज देखेंगे। आप आगे आने वाले चैप्टर्स में भी इसका यूज देखने वाले हैं, क्योंकि जहां जहां चार्जेस मूव हो रहे हैं सर्किट होगा, तो ये प्रॉपर्टी तो यूज होगी, साथ में ये प्रॉपर्टीज भी यूज होती है। आप देखेंगे आगे वाले चैप्टर्स। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपको सामने लाया, ठीक है ना। तो देखिए, तो पहला लॉ, हम लोग अब इसे पहले लॉ पे ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अच्छा, पहला लॉ या दूसरा लॉ स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो मुझे आपको बताना चाहिए। एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं जंक्शन, दूसरा टर्म है जिसको हम बोलते हैं लूप, और तीसरा टर्म है जिसको हम बोलते हैं ब्रांच। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हम देखेंगे कि ये टर्म बड़े फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली। तो इसका मतलब हमको फिजिक्स के हिसाब से या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के हिसाब से हमको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूं आपको जंक्शन का मतलब क्या होता है। अभी देखिए आपके सामने, अगर मैं इसी को ले लूं अपना इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, तो जंक्शन का मतलब क्या। अभी जंक्शन देखिए रेलवे में होता है जंक्शन, है ना, कल्याण जंक्शन, भुसावल जंक्शन, ऐसे जंक्शंस होते हैं ना। उनको जंक्शंस पता है क्यों बोलते हैं? जंक्शन इसलिए बोलते हैं कि वहां से ट्रेन है ना दो अलग या तीन डायरेक्शन में जा सकती है। तो दो तीन डायरेक्शन से अगर ट्रेनें आ रही हैं, एक पर्टिकुलर रूट पे नहीं है, अलग अलग रूट पे वहां से डाइवर्स हो सकती हैं या कन्वर्ज भी हो सकती है उस जगह पे, तो उसको हम जंक्शन बोलते हैं। तो वैसे आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, जंक्शन का मतलब है वो पॉइंट जहां से करंट दो तीन ब्रांचेस से आ रही हो या जा रही हो। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देखिए, बी जंक्शन है, क्यों, यहाँ से राइट साइड पे एक जा रहा है, दो लेफ्ट में और एक डाउनवर्ड, तीन है ना, तो जंक्शन हो गया, दैट इज अ जंक्शन। इसको हम लोग जंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि जंक्शन में क्या होता है कि करंट डिवाइड होना चाहिए या करंट कंबाइन होना चाहिए। अगर आ रहा है तो कंबाइन होगा, जा रहा है तो डिवाइड होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, जंक्शन बी पे है, जंक्शन एफ पे है, उसको हम जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो दो या तीन वायर्स या उससे ज्यादा अगर ज्वाइन हो रहे हैं, जहां पे करंट आ रहा है अलग अलग दिशा से या करंट जा रहा है, ऐसे पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जंक्शन। ब्रांच, दो जंक्शन के बीच का पोर्शन, दो जंक्शन के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम ब्रांच बोलते हैं। तो ये ब्रांच हो गया, बी है। कोई बोलेगा कि सर क्या बी ए जी है, बी ब्रांच है? हाँ, ये भी ब्रांच है, क्योंकि बी जंक्शन है, एफ जंक्शन है, उसके बीच का जो पोर्शन है उसको हम ब्रांच बोल सकते हैं, दैट इज अ ब्रांच। दो जंक्शन के बीच का पोर्शन जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में होता है उसको हम ब्रांच बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका ब्रांच का मतलब। लूप का मतलब क्या है? लूप मतलब कि एक पूरा कंप्लीट सर्किट, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड पाथ, जिसमें चार्जेस मूव हो रहा है, करंट मूव हो रहा है, पूरा क्लोज्ड पाथ। मतलब अगर सपोज आप ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए जी एफ बी ए, वापस ए पे आना पड़ेगा, आप बी पे नहीं रुक सकते, आपको पूरा पाथ क्लोज करना पड़ेगा जिससे करंट फ्लो हो सके। ऐसे पाथ को हम बोलते हैं लूप। तो जब ये वर्ड्स आप सुने ना इलेक्ट्रिसिटी में, तो आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए जंक्शन मतलब क्या, ब्रांच मतलब क्या, लूप मतलब क्या, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स थे जो हमको पता होने चाहिए, जो मैंने आपको बता दिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको जंक्शन लॉ या फिर करंट लॉ बोलते हैं। भाई क्या है ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ? क्या बोलता है? The algebraic sum of the currents at a junction is zero in an electrical network. That is sigma. Sigma मतलब प्लस एडिशन, वही ना सम बोला ना, सम। सिग्मा i is equal to zero, मतलब टोटल करंट जीरो। इसका क्या मतलब? अब देखिए टोटल करंट जीरो मतलब सपोज आप एक जंक्शन ले लीजिए, एक पॉइंट है, इधर से वायर एक है, ये वायर है, इधर वायर है, चार पांच ज्यादा वायर दे रहा है कि नहीं। तो सपोज इधर से करंट इस जंक्शन, ये आपका जंक्शन में जे से जुड़ा जंक्शन है ना, यहाँ पे करंट I1 आ रहा है, यहाँ से करंट I2 जा रहा है, यहाँ से करंट I3 जा रहा है, यहाँ पे करंट I4 आ रहा है, यहाँ पे करंट I5 आ रहा है।
तो हम देखेंगे इस जंक्शन पे करंट I1, I5, I4 आ रहा है और उसी जंक्शन से I2, I3 बाहर जा रहा है। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ लॉ बोलता है the algebraic sum of the current, ये सब का करंट का एडिशन करोगे एट द जंक्शन वो जीरो होना चाहिए। अब वो कैसे जीरो होगा? आप सब प्लस करेंगे तो कैसे जीरो होगा? तो उसने उसके लिए साइन कन्वेंशन दिया है। he has given what is called as साइन कन्वेंशन। अब उसका साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? उसका साइन कन्वेंशन बोलता है जो भी करंट आ रहा है, इनकमिंग करंट को लेने का पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट जो बाहर जा रहा है, जो करंट बाहर जा रहा है उसको लेने का नेगेटिव, इनकमिंग जो करंट आ रहा है उसको लेने का पॉजिटिव, जो जंक्शन से करंट बाहर निकल रहा है उसको लेने का नेगेटिव। अब यहां देखिए I1, I4, I5 जंक्शन में आ रहा है तो प्लस I1 प्लस I4 प्लस I5, और जो जंक्शन से करंट बाहर निकल रहा है उसको माइनस लेने का, माइनस I2 माइनस I3, इनका टोटल जीरो। अब ये जीरो हो सकता है क्योंकि आपने कुछ प्लस किया है कुछ माइनस किया है तो डेफिनेटली जीरो होगा। अगर सभी प्लस है तो कहां से जीरो होगा? क्योंकि सम अगर मैंने बोला और सभी को प्लस में लिख दिया तो जीरो नहीं होगा, कुछ को तो माइनस होना पड़ेगा ना। तो उसने कन्वेंशन बोला, उसने कन्वेंशन वाला सिंपल बोला जो आ रहा है जंक्शन में उसको प्लस लो, जो जंक्शन से बाहर जा रहा है उसको माइनस लो। और इसको सिंप्लीफाई भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे? आप ये जो प्लस है ना उसको एक साइड पे लिखो I1 प्लस I4 प्लस I5, और जो माइनस वाला को दूसरे साइड पे लिखो I2 प्लस I3। ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ऐसा नहीं है लेकिन लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब समझने के हिसाब से, स्टेटमेंट नहीं बोलने का। स्टेटमेंट तो यही बोलना पड़ेगा आपको। डेफिनेशन पूछा तो स्टेटमेंट आप नहीं बोल सकते इनकमिंग करंट आउटगोइंग, इसका मतलब बदलता वही है लेकिन स्टेटमेंट ये है कि the algebraic sum of the currents at a junction in an electric is zero in an electrical network, that is sigma is equal to zero. I hope आपको ये चीज समझ में आ गई। इस पे हम लोग एक सम दिया आपके टेक्निक कर लेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो। अच्छा, इस पे एमसीक्यू आता है, वो एमसीक्यू तो आता है लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि उसका मतलब क्या होता है। उसमें एमसीक्यू कैसा आता है? द किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द डैश प्रिंसिपल, it is based on conservation of charge। इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है ये, या 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, वो तो ठीक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। इसका मतलब क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? भाई ये बोल रहा है जितना चार्ज अंदर आएगा उतना चार्ज जाएगा, मतलब चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना आपने कोई नया चार्ज बनाया ना आपने कोई चार्ज डिस्ट्रॉय, जितना आया उतना निकल गया, तो टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहा ना। आपने ना कुछ नया बनाया ना आपने कुछ डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि जितना करंट का चार्जेस आया उतना करंट का चार्जेस निकल गया, तो द नेट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर 10 आया 10 गया, अगर 20 अंदर आया तो 20 बाहर गया, यही तो बोल रहा है। कमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो ना नया पैदा हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, दैट इज व्हाट इज कंजर्वेशन। तो यहाँ पे कंजर्व कौन, जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, यहाँ पे कौन कंजर्व हो रहा है? कांस्टेंट कौन है? चार्ज है। इसलिए दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का जो नंबर है वो कांस्टेंट है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? सो दैट इज व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज जंक्शन लॉ और करंट लॉ। आ जाते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ Kirchhoff's second law says that it is also called as voltage law, क्योंकि वोल्टेज की बात करता है। तो क्या बोल रहा है? The algebraic sum of the potential differences। अब आपको ओम्स लॉ के हिसाब से तो पता है ना, V is equal to IR, है कि नहीं? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, वही ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन जो एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज है ना, डेफिनेशन में हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए मैंने भी लिखा है जो आपके टेक्स्ट बुक में है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस I into R. So the algebraic sum of the potential differences
and the electromotive forces EMFs in the closed loop is 0। अभी इसमें मेरे को ये लिख के देना पड़ेगा। तो इसमें आपका सिग्मा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पीडी दैट इज वी आई सॉरी आई आर, सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा ई इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, आई आर उसका टोटल प्लस ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, बैटरी ना, सेल का ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन इसका मतलब आपको पता है ना, आपको 11th में आपने पढ़ा ईएमएफ डज नॉट मीन फोर्स। हम लोग ईएमएफ बोलते हैं लेकिन बेसिकली इट इज एनर्जी, इट इज एक्चुअली एनर्जी। हाँ, तो उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं ई से, स्मॉल मतलब ये ऐसे भी, कोई लोग स्मॉल ऐसे ई से ऐसे कोई लोग डिनोट करते हैं, कोई लोग ऐसे डिनोट करते हैं, टेक्स्ट में ऐसे डिनोट करते हैं, तो ठीक है। तो जो टोटल सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज आई आर और टोटल बैटरी के जो ईएमएफ है सबको टोटल करेंगे तो वो 0 होगा। जैसे यहाँ पे कैसे टोटल 0 था वैसे यहाँ भी टोटल 0 होगा। अब क्वेश्चन ये है कि टोटल 0 तभी हो सकता है जब कुछ प्लस हो और कुछ माइनस हो, नहीं तो सभी प्लस होगा तो कैसे 0 होगा, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं उसका इधर का साइन कन्वेंशन क्या है। साइन कन्वेंशन, what is the sign convention? To trace a resistor, अगर आप किसी सर्किट को ट्रेस कर रहे हैं, ट्रेस करते हैं मतलब मूव कर रहे हैं, तो उसके रेजिस्टर के अराउंड अगर मूव कर, रेजिस्टर के साथ अगर रेजिस्टर के पास करें या इफ यू आर पासिंग थ्रू रेजिस्टर, तो इसका रूल क्या है, इन डायरेक्शन of conventional current IR is negative। IR जो होगा नेगेटिव होगा। ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट IR is positive। कन्वेंशनल डायरेक्शन पता है ना आपको, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल सर्किट में, बैटरी जो पॉजिटिव बैटरी सेल होता है पॉजिटिव साइड का, उधर से हम लोग लेते हैं मोशन। हम लोग हमेशा जो कन्वेंशनल डायरेक्शन हम लोग इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं लेते, हम लोग पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन लेते हैं। हालांकि करंट में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Conventional direction is for the positive charge, motion of the that is from the positive cell to the negative cell। तो अगर आप if you are moving from the positive cell to the negative cell circuit में and if you are passing through a resistor, अगर आप resistor में पास हो रहे हैं तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसका फॉर्मूला IR है, आप लेंगे नेगेटिव। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल देखिए सर्किट है, सिंपल एग्जांपल, अगर आप A से B जा रहे हैं तो A से B में आपका करंट का डायरेक्शन इज A टू B, और अगर आप A टू B जा रहे हैं तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा विच विल बी I1 R1, उसको आप नेगेटिव लेंगे। और ये क्या बोलता है, अगर आप ऑपोजिट जा रहे हैं कन्वेंशनल के, तो मतलब मैं A से B नहीं जा रहा हूं, मैं सपोज B से A आ रहा हूं, मैं B से A आ रहा हूं। अगर मैं B से A आ रहा हूं, मैं करंट के ऑपोजिट जा रहा हूं, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है I1 R1, तब नेगेटिव नहीं लेंगे, तब पॉजिटिव लेंगे। मतलब किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं आपके सर्किट में, उसके हिसाब से माइनस प्लस डिसाइड होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस का PD। If you are moving in the direction of conventional current, so PD across the resistance will be negative। अगर आप opposite move कर रहे हैं करंट के डायरेक्शन में तो आपको PD पॉजिटिव। तो आप कैसे मूव कर रहे हैं उसके हिसाब से आप बोलेंगे कोई ऐसा फिक्स है, कोई फिक्स नहीं है, आप A से B भी जा सकते हैं, आप B से जैसा भी जाएंगे चलेगा, आपको आंसर सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डायरेक्शन की जैसे हम लोग बोलेंगे राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, मतलब बात एक ही हो जाती है, तो वैसे ही करती है। तो ये रजिस्टर का हो गया। दूसरा ईएमएफ का, आपको मैंने, क्योंकि यहाँ दो चीजें, एक तो आपका ये है
पोटेंशियल डिफरेंस वो मैंने आपको समझा दिया, कब IR को पॉजिटिव लेने का, कब IR को नेगेटिव। अब आपको मैं EMF में बताता हूँ, EMF को कब पॉजिटिव लेने का, कब नेगेटिव लेने का। सो इसका भी वही, अगर आप ट्रेसिंग कर रहे हैं, अगर आप सर्किट में ट्रेस मार रहे हैं, और अगर जब आप सोर्स पे पहुंचे, आप जब सोर्स मतलब बैटरी पे पहुंचे, और अगर आप अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, कहां पे, इनसाइड द सोर्स, इनसाइड द सोर्स, तो आप EMF क्या लेंगे, आप EMF पॉजिटिव लेंगे, EMF विल बी पॉजिटिव। और उसका उल्टा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, इनसाइड द सोर्स, आउटसाइड नहीं, सर्किट के बाहर नहीं, अंदर, सोर्स के अंदर, इनसाइड द सोर्स, आप EMF क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। मैं तो जैसे बता देता हूं, सपोज आप ऐसे मूव कर रहे सर्किट में, आप यहां पहुंचे, आप बैटरी के यहां पहुंच गए, अब आप अंदर जब जाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, G से A जब जा रहे हैं तो बैटरी में आप नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आप नेगेटिव मतलब लोअर से हायर टर्मिनल, तो लोअर से हायर टर्मिनल जब जाएंगे ना, तो आपको EMF का E1 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। उसका उल्टा, अगर आप A से G जा रहे हैं, सपोज नीचे की तरफ ऐसे जा रहे हैं, तो जब A से G जा रहे हैं तो आप सेल के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे, मतलब हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल जाएंगे। तो अगर आप हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल जा रहे हैं, उस समय EMF को नेगेटिव लेने का, वो इसका मतलब है। तो वापस ये होगा कि इस डायरेक्शन G से A जा रहे हैं तो E1 पॉजिटिव होगा, A से G जा रहे हैं तो E1 नेगेटिव आएगा, ये इसका मतलब है। साइन कन्वेंशन, तो एग्जाम में देखिए डेफिनेशन पूछ सकते हैं, एग्जाम में साइन कन्वेंशन पूछ सकते हैं, और MCQ में जहां पे जैसे कि प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका भी प्रिंसिपल है। क्या लगता है कौन सा प्रिंसिपल होगा इसमें? अब देखिए आपका EMF क्या है, मैंने आपको बताया था EMF इज नॉट अ फोर्स, इट इज द एनर्जी विच इज सप्लाइड टू द चार्ज। क्या के लिए? चार्ज जिसे मूव कर सके ना, चार्ज को एनर्जी दी जाती है जिससे वो सर्किट में मूव कर सके। वो चार्ज को एनर्जी देती तो चार्ज करता क्या उससे? जब आपने बैटरी ऑन किया, आपने एक छोटा सा बल्ब लगाया, आपका बल्ब ग्लो हुआ। क्यों ग्लो हुआ? क्योंकि जो एनर्जी वो बैटरी ने चार्ज को दी, वो चार्ज उस बल्ब से जब पास हुआ तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी की मदद से तो आपका बल्ब ग्लो हुआ। सो द एनर्जी दैट इज प्रोवाइडेड बाय द EMF ऑफ द सेल इज यूज्ड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये रेजिस्टर्स क्या डिनोट करता है जानते हैं ना? वो डिवाइस जो भी आपको चलाना है, पंखा हो, बल्ब हो, AC, कोई भी, वो सब रेजिस्टर उसको डिनोट करते हैं। एक्चुअली दे डिनोट दोज डिवाइसेस। तो जो भी आप सेल से, बैटरी से एनर्जी जो दे रहे हैं, वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वो काम करने के लिए। सो एनर्जी कन्वर्जन हुआ। सो क्या हो गया? कौन सा प्रिंसिपल हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। It becomes law of conservation because the energy supplied by the cell is used by those devices in the circuit in the form of potential difference IR. और उसी वजह से तो डिवाइसेस वर्क करते हैं। तो इट इज बेसिक कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, और यू कैन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दोनों के बीच में फर्क क्या है कंजर्वेशन में? किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, and Kirchhoff second law is law of conservation of energy, which is also called as voltage law. तो मैंने काफ़ी इसको आपको अच्छी तरह समझने की कोशिश की है कि दोनों लॉ है क्या, उनका मतलब क्या है, उनका साइन कन्वेंशन क्या है, और उनका प्रिंसिपल क्या है, जिस प्रिंसिपल पे वो लोग वर्क करते हैं। अगर हम ये दोनों समझ गए तो अब बनता है हमारी जवाबदारी कि हम इस पे 2-3 सम सॉल्व करें, तो जिससे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। उसके पहले ये सर्किट बनाए तो चलो उसका फायदा हम लोग ले लेते हैं, वो मैं वो करूँगा, लेकिन मैंने सिंस आपको साइन कन्वेंशन सिखाया ना, तो सम करने से पहले क्या करता हूं, मैं आपको सिखा देता हूं इधर कैसे अप्लाई करने का वोल्टेज लॉ। तो देखिए ध्यान से देखिए, अभी आपको एक लूप डिसाइड करना पड़ेगा। लूप कोई भी एक लूप आप ले सकते हैं। चलो हम लोग ये लूप लेते हैं, ये वाला है ना, ABFGA, ABFGA। लूप मतलब क्या? मैंने आपको लूप मतलब क्लोज होना चाहिए, जहां से स्टार्ट किया वहां पे खत्म होना चाहिए। ठीक है, A से B जाए, मैं A से B, तो जब A से B जाएंगे तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस I1 R1, बट अगर आप करंट के डायरेक्शन मूव करें, करंट के डायरेक्शन में तो सर नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो -I1 R1।
अच्छा बी से एफ से आप करंट के डायरेक्शन मूव करें तो वापस नेगेटिव हो जाएगा -I3R5। अब F2G वापस आप करंट के डायरेक्शन मूव करें तो ठीक है -I1R3। अब जब यहां जा रहे सर G से तो आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस लेना पड़ेगा, +E1 = 0। कैसा लगा? तो ये तरीका है जिससे कि आप लॉ अप्लाई कर लेते हैं। अब अप्लाई किया, सॉल्व करोगे, इक्वेशंस वैल्यू डालोगे तो आपको मिल जाएगा करंट, जो भी आपको ढूंढना है ढूंढ सकते हैं। वोल्टेज लॉ से आप करंट वरंट सब निकाल सकते हैं, ये बेनिफिट है। चलो एक और लूप मैं आपको ले लेता ना, एक और लूप लेते, चलो ये ले लेता हूं BCDFB। तो B से C जाओ, B से C रेजिस्टेंस, अरे करंट के ऑपोजिट आप जा रहे हैं, आप करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो कन्वेंशन बोलता है कि भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेना पड़ेगा, मतलब +I2R2। अच्छा जब आप C से D जा रहे हैं, आप ऐसे हम लोग ऐसे मूव करें ना, C से D जाए तो बैटरी में आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, हायर टू लोअर EMF माइनस लेना पड़ेगा, -E2। अच्छा जब आप D से F जा रहे हैं तो वापस करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, करंट के ऑपोजिट रेजिस्टेंस पे जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा, तो +I2R4। और यहाँ पे जब जा रहे हैं तो वापस करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो +I3R5 = 0। इसी को बोलते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड द EMF = यही है वोल्टेज लॉ। ये सबसे इक्वेशन से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको करंट मिल जाएगा, हर एक अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग लूप में आपको करंट चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। ये बेनिफिट है इनका लॉज का। और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, हमको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सर्किट्स है। चलिए देख लेते हैं, 2-3 सम करेंगे तो हमारा ये नॉलेज है जो हमने सीखा है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, हमारे पास 2 सम मैंने लिए अच्छे से सम, मतलब जंक्शन लॉ पे तो एक ही सम है, अब वोल्टेज लॉ पे 2-4 सम है। तो सबका जो मेन इंपॉर्टेंट सम है ना, मतलब आपने अगर ये सम कर लिया तो वोल्टेज लॉ पे कोई भी सम आप कर सकते हैं, मैंने वैसा दिया हुआ है, ठीक है। और जंक्शन लॉ पे तो टेक्स्ट में एक ही सम दिया है तो ठीक है, तो एक ही सम प्योर जंक्शन लॉ पे, प्योर में बोलता हूं। चलिए देखते हैं। फिगर शोज करंट्स इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ध्यान से सुनो, बड़ा मजेदार है। तो O से करंट I1 आया 17 एम्पियर, अब पहुंचा ये जंक्शन B पे, जंक्शन B से करंट I2 बाहर निकल रहा है और I3 बाहर निकल रहा है, I1 आ रहा है, I2 I3 बाहर निकल रहा है, I2 दिया 3 एम्पियर, I3 नहीं दिया। ये I3 पहुंचता है जंक्शन C पे, जंक्शन C पे I4 आ रहा है, I3 आ रहा है और बाहर जा रहा है I5। ये I5 आ रहा है जंक्शन D पे, जंक्शन D पे I5 आ रहा है, I6 और I7 बाहर निकल रहा है और I6 जो X है वो पूछा है, सिंपल। अब आप क्या करेंगे, आप एक एक जंक्शन लेंगे, पहले तो बोल देंगे भाई अप्लाइंग जंक्शन लॉ, करंट लॉ, जो नाम देने का, तो 3-3 नाम है, अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन लॉ, जो नाम देने का है दो, जंक्शन लॉ। एक एक जंक्शन लेंगे, एट जंक्शन बी, जंक्शन बी जो आ रहा है इक्वल टू तो जा रहा है, कौन कौन आ रहा है, आ तो रहा है एक ही जन I1, कौन कौन बाहर निकल रहा है, I2 I3, मतलब जो बाहर निकल रहा है I2 + I3 इक्वल टू जो आ रहा है वो I1। यस, B से 2 बाहर निकल रहे, एक अंदर आ रहे हैं ना, देखिए वो सम मैंने आपको ना ऐसा भी लिख सकते हैं, जो आ रहा है इक्वल टू जो जा रहा है। I2 3, I3 नहीं मालूम, I1 17, I3 = 17 - 3 14 एम्पियर, ये लो I3 आ गया। अब आ जाओ जंक्शन BC पे, एट जंक्शन C, जंक्शन C पे, जंक्शन C पे I3 आ रहा है, I4 आ रहा है, I5 जा रहा है, I5 जा रहा है, I3 आ रहा है, I4 आ रहा है। I3 हमने निकाला 14, I4 दिया 2, I5 मिल गया भाई 16 एम्पियर। एंड द लास्ट एट जंक्शन D, जंक्शन D, जंक्शन D पे I5 आ रहा है, I6 I7 जा रहा है, I6 + I7 = I5। I6 को X ले लो, I7 9 दिया है, I5 आपका निकला है 16, X = 16 - 9, 7 एम्पियर। बड़ा इजी था,
ऐसा सब एग्जाम में आएगा तो वेरी स्कोरिंग इजी, हर एक जंक्शन पे जंक्शन लॉ अप्लाई करो, आपको आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट सम क्या, दो बैटरी, मतलब ये सम अच्छे समझ, इसका डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम अपने को बनाने का सर्किट का। एक तो ये, अगर आपको समझ में आ गया ये सम, इसके बेस पे 2-4 सम और है, आप कोई भी सम कर सकते हैं, आई कैन गारंटी यू दैट। ठीक है, two batteries of 7 volt and 13 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel। सबसे पहले समझ लो, पैरेलल दो बैटरी, आपका एक बैटरी, अच्छा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा सा दिखा देगा साइड में, दूसरा बैटरी इसको पैरेलल है, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये बैटरी का एक है 7 वोल्ट, दूसरे का है 13 वोल्ट्स, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। ये पैरेलल एक तीसरे के साथ, जिस जो रेजिस्टेंस है, एक तीसरा है रेजिस्टेंस जिसके साथ ये लोग पैरेलल है, ये रेजिस्टेंस R है, जितना इसका दिया है 12 ओम। इसको हम लोग स्मॉल r1 ले लेते हैं, इसको हम लोग स्मॉल r2 ले लेते हैं, इसको हम लोग E1 ले लेते हैं, इसको हम लोग E2 ले लेते हैं। ठीक है, EMF ले लिया, स्मॉल r1 r2 ले लिया, कैपिटल R ले लिया। तो ये आपका डायग्राम है, इसको नेमिंग दे देते भाई, A B C D E F। करंट दिखाएंगे, करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, तो सपोज यहां से निकला I1, यहां से निकला I2, तो दोनों इधर से मिलेंगे, जंक्शन लॉ क्या बोलता है, यहां पे आएगा I1 प्लस I2 है कि? तो यहां से इस रेजिस्टर से जो करंट पास होगा वो पास होगा I1 प्लस I2। बैटरी से जो करंट यहां से, ये छोटे से जो रेजिस्टेंस है I2 पास होगा, ऐसे I1 पास होगा। अब देखो हमको क्या पता करना, हमको तो पहले करंट निकालना पड़ेगा I1 I2। तो दो अननोन है, दो इक्वेशन लगेगा, मतलब दो बार हमको किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब दो लूप लेना पड़ेगा, है ना। तो चलो लूप ले लेते हैं, पहला लूप लेते हैं, मैं लिख देता हूं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में लिखा है KVL, KVL का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लूप, लूप कौन सा लेने भाई, लूप ध्यान से देखो, A E F B A, A E F B A, स्टार्ट करें। A से C कुछ भी नहीं, खाली जगह है, C से कुछ भी नहीं, खाली जगह है, C से F, हाँ रेजिस्टेंस मिला। अब जो रेजिस्टेंस मिला, वी आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव, तो इट इज माइनस 12 टाइम्स I1 प्लस I2। ठीक है, इधर पास होगा, इधर कुछ नहीं, कुछ नहीं है, इधर आए। अब ये अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, अब देखिए करंट के डायरेक्शन में, I1 के डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I1, आप उसी के डायरेक्शन में, तो PD अक्रॉस स्मॉल r में भी 0, सॉरी नेगेटिव, सो माइनस 1 I1। बैटरी पहुंचे, बैटरी कैसे आए, बैटरी पे आप जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर टू हायर, प्लस लेना पड़ेगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 0, मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, माइनस 12 I1 माइनस 12 I2 माइनस I1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज माइनस 13 I1 माइनस 12 I2 इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइड बाय माइनस साइन हटा दो, 13 I1 plus 12 I2 is equal to 7. That is equation number 1. We have got the first equation. Now we go to next loop. Next loop. Next loop मैं लेता हूँ ये वाला C से, C E F D C, C E F D C, C से E कुछ नहीं, E से F है, वही है, सेम है, यही रहेगा, माइनस 12 I1 प्लस I2, कुछ नहीं, D से, हाँ जब यहाँ जा रहे हैं ना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है माइनस 2 टाइम्स I2, और बैटरी EMF है 13, नेगेटिव टू पॉजिटिव, प्लस 13, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, माइनस 12 I1 माइनस 12 I2 माइनस 2 I2 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसको हम करेंगे माइनस 12 I1 माइनस 14 I2 इज इक्वल माइनस 13 डिवाइडेड बाय 30, माइनस, सॉरी डिवाइडेड माइनस 1
तो 12i1 प्लस 14i2 इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। भाई अब इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व, या तो आप साइमल्टेनियस से करो या तो आप सब्स्टिट्यूशन से करो, दोनों करोगे लेंदी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो मैं नहीं सिखाऊंगा। साइमल्टेनियस जानते हैं ना, या तो दोनों के एक i को i1 की कोएफिशिएंट को सेंड करो, दोनों का i2 को मल्टीप्लाई करके साइमल्टेनियस। या फिर सब्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं ना कि आप एक का निकाल के, जैसे आपने सपोज यहाँ से निकाला i2, आइए i2 यहाँ डालो, दोनों करोगे लेंदी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका सॉल्व है, आप कैलकुलेशन देख सकते हैं करने के लिए, मैं कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझाने पे ध्यान दे रहा हूँ। तो आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको मैं लिख देता हूँ i2 कितना आएगा कैलकुलेशन करके। आपको i2 आएगा 85.38, दैट इज 2.237 एम्पियर, और i1 आएगा आपको -1.526 एम्पियर। ये आपको करंट आएगा i1 i2, ठीक है। तो हमको ये दो चीज मिल गया i1 i2। फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच, मतलब यहां से पता चल गया करंट। अच्छा आप बोलेंगे सर माइनस मतलब सिंपल है, हमने जो करंट का डायरेक्शन लिया उसका उल्टा समझने का, इसलिए माइनस आया। हमने लिया डायरेक्शन क्या बी से है ना, माइनस ये बता रहा है करंट का डायरेक्शन ए टू बी है। करंट नेगेटिव जैसा कुछ होता नहीं, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा कर देगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ए बी का जो है पार्ट ब्रांच, उसका करंट मिल गया i1, सी डी का ब्रांच का मिल गया, हमको ई एफ का ब्रांच का i1 प्लस i2 भी निकालना पड़ेगा ना, तो लिखा लेते हैं i1 प्लस i2। एक पॉजिटिव नेगेटिव 2.237 माइनस 1.526, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.711 देखो कैलकुलेशन पे मैं जैसे कहा तो आप कर लेंगे, उस पे मैं टाइम नहीं देना चाहता, वेस्ट कर देता हूँ। आपको सिर्फ मेरे को कंसेप्ट पे ध्यान देना। तो अपने को करंट आ गया, तीन करंट निकाला i1 i2 एंड i1 प्लस i2, तीनों ब्रांच में से करंट निकाल दिया, तीनों ब्रांच का करंट। और अब पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, ये 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पीडी अक्रॉस 12 ओम बाय पीडी का फॉर्मूला क्या है IR, इसका I क्या है, इसका i1 प्लस i2 है, i1 प्लस i2 इनटू r है कि नहीं, i1 प्लस i2 निकाला है 0.711, r कितना है 12, मल्टीप्लाई, द आंसर इज 8.53 वोल्ट्स, 8.53। मतलब आपको ये अगर समझ में, जैसे कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, पॉइंट रहेगा, वो टाइम जाएगा, लॉग टेबल से करना पड़ेगा या कोई बोलेगा मैं डिवाइड करना, जो भी आपको करना पड़ेगा। इसमें देखिए ये इक्वेशन है ना, बड़ा वैसा है ट्रिकी इक्वेशन, हो सकता है एग्जाम में ना शायद इतने बड़े नंबर्स ना आए, छोटे छोटे नंबर्स आए जो आप आसानी सॉल्व कर सके, मुझे लगता है वैसा होगा। आपको यहाँ क्या समझना, आपको अप्लाई कैसे किया, फिर सॉल्विंग तो आपसे हो जाएगा साइमल्टेनियस। और जैसे मैंने बोला शायद इतना डिफिकल्ट नंबर्स नहीं देंगे क्योंकि एग्जाम टाइम है, तो टाइम उतना नहीं मिलता बच्चों को, तो शायद छोटे छोटे ऐसे बनेंगे, ऐसे वोल्टेज देंगे ना कि आसानी से सॉल्व हो जाए, तो आपको फटाफट मिल जाए। तो आपको i1 i2 तो मिल जाएगा, और ऐड करेंगे तो आपको टोटल यहाँ का मिल जाएगा, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस करेंगे। तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट सम आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे, और सीईटी में भी नहीं पूछेंगे, बेस्ड ऑन जंक्शन लॉ एंड वोल्टेज लॉ, दैट इज श्योर। आई होप आपको समझ में आया, दैट्स क्लियर। तो एक टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का वो है व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब ये जो हमने जंक्शन लॉ पढ़ा है ना, इसको यूज होता है। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट था, उसने एक अच्छा सा एक सिस्टम बनाया था, व्हीटस्टोन ब्रिज जिसको बोलते हैं, जिससे किसी का रेजिस्टेंस अगर अननोन है, पता नहीं है, तो अब उसके कंसेप्ट से, उसके फेनोमेना से जो उसने किरचॉफ लॉ अप्लाई किया, उसकी मदद से आप अननोन रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। वो अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे ढूंढ सकते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस बहुत है उस सर्किट का, उस ब्रिज का, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो फिर लेंदी हो जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर इजी लगा होगा, समझ में आएगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।